कैसे हैं सभी लोग। चलिए अब कुछ देर पहले हम आप लोगों को कुछ गणित के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दिया था। खास करके जो क्लास 6 एंड 7 एंड जो नवोदय विद्यालय में जो तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसका सॉल्यूशन हम आप सभी को अभी बता रहे हैं। लाइव करने के लिए लाइव हम आए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण यह हम आपको नहीं बता पाए। अब हम इसको हम बता देते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम था। इसको हम अब यूट्यूब पर ही वीडियो बना करके भेज दे रहे हैं आपके पास, इसको मिला लीजिएगा। पहला प्रश्न था आपके पास जो हम दिए थे आप सभी को, वह था 12 प्रश्न हमने दिया था, उनका सॉल्यूशन हम उससे रिलेटेड और भी प्रश्नों को बताएंगे। पहला था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 18 से पूर्ण विभाज्य हो। यह प्रश्न था। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 18 से पूर्ण विभाज्य हो। इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। पहले तो हम लिखेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है, तो इसमें लिख देंगे 4 को 9, यानी 9999। अब 9999 में हम दिया गया संख्या कितना से 18 से पूर्ण विभाज्य है, तो 18 से भाग देंगे। 18 पचे 90, शेष बचेगा 9, फिर ये 9 उतारेंगे, फिर 18 पचे 90, शेष बचेगा 9, फिर ये 9 उतारेंगे, 18 पचे 90, यानी शेष बचेगा 9। तो ये जो शेष बचेगा उसको हम दिए गए संख्या में से घटा देंगे, यानी अभिष्ट संख्या हो जाएगा 9999 में से 9 घटा देंगे, यानी 9990। यही आंसर हो जाएगा इसका, कि यानी वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी कितना, 9999, जो 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। यदि इसमें प्रश्न यदि रहता कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यदि ये छोटी संख्या रहता तो हम क्या करते, फिर सबसे जो है वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, 1 पर 3 जीरो है ना। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 1 और ऊपर 3 को जो 4 अंक हो गए। अब इसमें 18 से भाग देंगे, 18 पचे 90, शेष बचेगा 10, फिर एक शून्य उतारेंगे, फिर 18 पचे 90, शेष बचेगा 10। तो हम क्या करेंगे, या तो एक बार ज़्यादा बार पढ़ देंगे, फिर अगला बार जो है एक बार ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो 18, और इसमें 18 उल्टी घटा देंगे तो 8 जोड़ देंगे, यानी एक इतना में 8 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 1008। या फिर ये कर सकते हैं कि चूँकि ये शेष बच गया था तो शेष 0 ही बच गया था, तो 550 में 1 जोड़ करके और फिर उसको 18 से गुना कर देंगे, यानी 55 आया था ना, 55 आया था, तो 1 जोड़ करके 55 आया था, शेष बचा था यहाँ 10, 55 में हम 1 जोड़ देंगे, यानी 56 गुने 18, तो 56 गुना 18 हो जाएगा, गुना करेंगे तो वही होगा 1008। ये 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब यदि प्रश्न आए आपको कि इसी में कि यदि 2 संख्या दिया रहेगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ही रहे, और यदि प्रश्न रहे कि 2 को दिया रहेगा, ये 18 24 दोनों से पूर्णतः भक्त हो जाएगा। 2 संख्या दिया रहेगा, इतना से पूर्णतः भक्त हो जाएगा, ऐसा प्रश्न रहेगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 18 24, या एक और प्रश्न दिया रहेगा, इसी में एक और अंक दिया रहेगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 18 24 एंड मान लिया कि ये 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो पहले तो लिखेंगे
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है? तो 4 को 9। अब फिर इसमें एलसीएम निकाल देंगे। 18, 24, 30 का जो लौसा होगा उससे हम भाग देंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में। तो पहले 18, 24 और 30 का एलसीएम आप लोग निकालिए, कॉपी पर निकाल लीजिए जल्दी, ये तो हल्का है। निकालते हैं हम। 18, 24, 30 में 6 से सीधे लगा देते हैं। 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 को गुना कर देंगे। 6 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 6 3 18, 4 5 20, यानी 18 गुना 36, 360। तो आप क्या करेंगे? 4 को 9 जोड़ दो, 4 अंक सबसे बड़ी संख्या, उसमें 360 से भाग देंगे, 2 बार लगेगा तो कितना होगा? 720 से बचेगा 9, 7 और 2, फिर ये 9, फिर 7 बार लगेगा। 0, 7 6 42, 80 4 और 7 3 21 4, 25 शेष बचेगा 9, ये बचेगा 7, ये बचेगा 2, ये तो कट गया, ये शेषफल आ गया। तो अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा? अभिष्ट संख्या बराबर ये 4 को 9 जो था उसमें 279 घटा देंगे। 9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से 7 घटेगा तो 99 से 2 घटेगा 97, यानी 9720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9720। इस तरह से प्रश्न बनाएंगे। इस तरह रहता कि 4 अंकों की सबसे, फिर ये छोटी संख्या रहे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 18, 24, 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो फिर इसमें वही पहले 18, 24, 30 का एलसीएम हो गया कितना? 360। अब क्या करेंगे? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता कितना है? 300। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है? 1000। इसमें 360 से भाग दे देंगे तो 3 बार सीधे लगाएंगे। 36 या 78 से, 36 या 78 से 1080, है ना? तो यही हो जाएगा, यही आंसर। इसमें यानी 80 जोड़ देंगे तो अभिष्ट संख्या हो जाएगा 1080 प्लस 80, यानी 10 प्लस 80 यानी कितना होगा? ये है, सॉरी, यही हो जाएगा आंसर, जो इतनी तीनों से भाग हो जाएगा। आगे दूसरा प्रश्न। आगे दूसरा प्रश्न है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? तो पहले यही 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या होता है कितना? 4 को 9, इसका वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। 9 से लगेगा 9 9 81, शेष बचेगा कितना? 8 और 1 फिर 9 9 18, फिर 2 को 9, फिर ये 9 लगेगा यहाँ, कितना होगा? 9 9 18 हासिल 1, 8 9 72, 9 9 81, सॉरी 9 9 81 हासिल 8, 1 हासिल 8, 8 9 72 और 80 हासिल 8 और 9 8 17 घटा देंगे तो 8 9 1 198 से बच जा रहा है तो 8 करा देंगे। अभिष्ट संख्या कितना होगा? 9 9 9 9 में 198 घटा देंगे, घटेगा तो 9 में से 8 घटेगा 1, 9 0 98 101। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितना है? तो 98 101 जो पूर्ण वर्ग है। या फिर पूछेगा कि 4 अंकों की संख्या में, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 198 घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। या फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो पूर्ण वर्ग है? तो ये है 9801। अब यदि सबसे छोटी संख्या रहेगा, यदि पूछे कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसको बनाने के लिए विधि देखोगे क्या बनाएंगे? 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या कितना होता है? 4 को 9, या फिर 5 अंक, सब पूछ रहे हैं 5 अंक में तो पूर्ण वर्ग हो ही जाएगा।
5 अंकों की संख्या रहेगा तो पूर्ण वर्ग हो ही जाएगा। यदि 6 अंकों की रहेगा तो 1 पर 5 शून्य लिखेंगे। अब इसके बाद जोड़ा बनाएंगे, 3 से लगेगा, 3 × 3 आई 9, शेष बचेगा 1, ये 6। अब ये 2 जोड़ा, एक बार लगेगा 61, शेष बचेगा 39, ये हो गया 62। अभी फिर जोड़ा उतार देंगे, एक बार लगा था, फिर कितना बार लगेगा, 6 बार देखते हैं। 6 × 6 = 36, हासिल 3, 6 × 2 = 12, 3 × 15, 6 × 6 = 36, 1 × 37, यानी 6 बार लग जाता है ना। अब शेष बचेगा हालांकि 4, इसमें बचेगा 9 में से 5 घटेगा 4, ये बचेगा 8 में से 1 घटेगा 144 शेष बचेगा। लेकिन हमको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, जब सबसे छोटी पूछेगा तो 316 में अब लग जा रहा है, हम क्या करेंगे 317 का वर्ग कर देंगे, 317 का वर्ग कर देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी 317 का वर्ग कितना होगा, 317 गुना 317। कैसे बनाएंगे, 7 × 49 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, हासिल 7 × 49 हासिल 4 था, 7 दूनी 14, 4 18 हासिल 1, और फिर 7 × 21 = 42 और 2 44, और एक यहाँ हासिल था 45 हासिल 4, और 3 3 6 4 10 हासिल 1, 3 9 10, ये हो जाएगा। यानी कितना होगा, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1000589, ये सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। इस तरह दूसरा प्रश्न जो बताए उससे रिलेटेड हम 3-4 प्रश्न आपको बताए आगे। तीसरा प्रश्न था, किसी संख्या में 15 से भाग देने पर भागफल कितना, भागफल 25 तथा शेष 8 बचता है, तो उसी संख्या में 20 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, यह प्रश्न है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले एल्गोरिदम फार्मूला से बन रहा है, एल्गोरिदम सूत्र या लेमा सूत्र है, क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये है ना, ये एल्गोरिदम सूत्र है ना कि भाज्य बराबर भाजक और भागफल जोड़ शेष। तो पहले यहाँ हम देखते हैं इसके अनुकूल संख्या क्या होगा, संख्या बराबर कितना होगा 15 × 25, अब प्लस उसमें 8 जोड़ देंगे, 15 से भाग दिए थे तो भागफल 25 से 8 बचता है, तो 15 × 25 कितना होगा, 15 × 25 हो जाता है 375 और प्लस 8। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का अंतिम अंक यदि 10 का अंतर है और अंतिम अंक 5 है, 10 का अंतर है तो क्या करते हैं 75 अपने से लिखेंगे, एक का एक बार नीचे जितना होता है तो ज़्यादा बार पढ़ेंगे, एक है तो 2 है तो 3 बार पढ़ेंगे। इस तरह 45 × 55 रहेगा तो क्या करेंगे 75 लिख देंगे, 4 × 25 नहीं बल्कि 4 × 6 = 24, ये तो इस तरह से 383 आया, 383। अब 383 में कह रहा है कि यदि 20 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, तो पढ़ेंगे एक बार, शेष बचेगा 18, फिर 3 20 9 का 180, शेष बचेगा 3। यानी यदि पहले तो कहा कि 15 से भाग देने पर भागफल 25 आ रहा था और शेष 8 बच रहा था, तो संख्या क्या हुआ, वो संख्या निकल गया कि 383 है, और 383 में 20 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा 3। आंसर होगा, आंसर क्या होगा, आंसर इसका बताएगा 3। आगे प्रश्न चौथा है बीजगणित से, चौथा प्रश्न है बीजगणित से।
तरह से है प्रश्न है, पहला है चौथा में कि 5x + 2y का होल स्क्वायर, और दूसरा प्रश्न है कि 3x - 5y का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है आपको a + b का होल स्क्वायर में और a - b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है, जानते हैं आप लोग, a² + b² + 2ab, एंड a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। तो इसमें a के जगह पे क्या है, a के जगह पे क्या है 5x, देख रहे हैं, a स्क्वायर है तो 5x का स्क्वायर प्लस b² है, यानी b के जगह पे 2y का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 अपने से लिखेंगे, a के जगह पे 5x, b के जगह पे 2y, कितना हो गया 5x का स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे स्क्वायर नहीं लिखना है, इसका मतलब होता है x पर स्क्वायर है, 5 पर स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर पूरा। a के जगह पे 5x है तो पूरा पर स्क्वायर हम होल करके लिखेंगे, तो 5x का स्क्वायर कितना होगा 25x का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ b पूरा 2y है तो 2y पर पूरा स्क्वायर लिखेंगे, खाली y पर स्क्वायर लिख देने का मतलब 2 पर नहीं। तो 4y² + 2 × 5 = 10 दूना 20xy, यही आंसर हो जाएगा। इसमें भी लिखेंगे इसी तरह, a के जगह पे 3x का स्क्वायर प्लस b के जगह पे 5y का स्क्वायर माइनस 2, माइनस है 2, a के जगह पे 3x, b के जगह पे 5y, तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9x², 5 का स्क्वायर 25y² - 2 × 3 = 6 × 5 = 30xy। ये तो 2 प्रश्न दिया था। यदि एक और हम प्रश्न दे देते हैं, तीसरा यदि रहेगा ऐसे 2xy + 3/2y का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बनाना है। इसको कैसे बनाएंगे, तो a के जगह पे है 2xy, b के जगह पे 3y का होल स्क्वायर है, तो क्या बनाएंगे a² + b² + 2ab। तो a के जगह पे 2xy स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए, प्लस b के जगह पे 3/2y स्क्वायर कर दिए, प्लस 2 a के जगह पे फिर 2xy, b के जगह पे 3/2y, 2 से 2 कर दिए, तो कितना हो गया पूरा पर स्क्वायर का किया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर 4x² y² प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपनी बटा 2 का स्क्वायर 4y² प्लस 2 रह गया, ये सिर्फ 2 × 6, सॉरी 2 × 6 x × y, कितना होगा y का x तो रह गया, y × y²। अब 3 पर देखते हैं, चौथा है 3x + 2y - 5z का होल स्क्वायर, ये है 3 वो है, बराबर क्या होगा, इसको विस्तार करना है। इसको क्या करना है, विस्तार करना है। ये सारे प्रश्न जो थे विस्तार करने से थे, तो पहले इसको बनाएंगे a + b + 3, ये 3 में है, तो a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है, पहले देख लेते हैं a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो इसी में हम बनाएंगे a के जगह पे कितना है, a के जगह पे है 3x, तो 3x का स्क्वायर हो गया, प्लस b के जगह पे कितना है 2y, तो 2y का स्क्वायर हो गया, प्लस c के जगह पे कितना है -5z, तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 a के जगह पे 3x, b के जगह पे 2y प्लस 2bc, 2b के जगह पे कितना 2y, c के जगह पे कितना -5z प्लस 2ca, c के जगह पे कितना है -5z एंड a के जगह पे 3x। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो गया, 3x का स्क्वायर कितना हो गया 9x² प्लस 2 का स्क्वायर 4y², माइनस का भी स्क्वायर प्लस में होता है 25z² प्लस 2 × 6 = 12xy, और यहाँ प्लस गुने प्लस, प्लस और फिर यहाँ माइनस, प्लस गुने प्लस, प्लस और फिर यहाँ माइनस, तो माइनस लिखेंगे, और 2 दूना 4 × 5 = 20, y × z yz, फिर इसी तरह प्लस गुने माइनस, माइनस और फिर माइनस गुने प्लस, प्लस। तो एक यदि गुना कर रहे 1 2 3 पद में एगो माइनस, तो सब हो गया माइनस, माइनस 2 × 5 = 10 × 30 x × z xz। इस तरह से 3 पदों को भी हम वर्ग किए और उसका विस्तार किए, तो इस तरह हम देखें। ये आया चौथा प्रश्न का आंसर। अब आगे 5वां भी है, अलजेब्रा से है। पांचवा प्रश्न था, क्या था, 5वां प्रश्न था गुणनफल निकालें।
पाँचवा था 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। ये फार्मूला से है, फार्मूला आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी a के जगह पे 2x, यहाँ देखिए 2x, b के जगह पे 3y। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर, यानी 2x का स्क्वायर। इसी तरह माइनस b के जगह पे 3y, तो 3y का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन मान लिया कि रहता, दूसरा देख लेते हैं। 3xy प्लस 4/9 x स्क्वायर, ये रहेगा। इसी तरह 3xy माइनस 4/9 प्लस में है, तो क्या बनाएंगे, यहाँ भी a के जगह पे ये इतना है, a प्लस सेम ये चीज़, b के जगह पे सेम ये चीज़, सॉरी एक में माइनस रहेगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू कितना होगा ए स्क्वायर, 3xy का स्क्वायर माइनस b के जगह पे 4/9 x स्क्वायर का स्क्वायर, कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू स्क्वायर कितना होगा 16, 9 का स्क्वायर 81 और x स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा पावर 4। इस तरह से इसको भी विस्तार गुणनफल निकाल दी है। पाँचवा प्रश्न का आंसर कॉपी पर तुम लोग नोट करते जाओगे या जो दिए उसको मिलाओ और कितना सही हुआ उसको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कितना सही हुआ। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न है अंक गणित से है प्रश्न। 15,000 रुपया की घड़ी, 15,000 रुपया की घड़ी 20% की छूट से 20% की छूट से खरीदा गया, खरीद कर और 15% की लाभ से क्या किया गया है, घड़ी बेचा गया। तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या है ये प्रश्न। पहले तो बनाएंगे, देखते हैं। घड़ी का अंकित मूल्य, घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, कितना है 15,000 रुपया। 20% छूट से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, फॉर्मूला है अंकित मूल्य 100 माइनस छूट दर बटा 100। तो 15,000 ऐसे बनाते हैं, 15,000 में घट जाएगा, 15,000 का 20% यानी 15,000 गुना छूट यानी 100 में से 20% छूट दे रहे हैं तो घटा देंगे 20/100, 20 माइनस 100 माइनस 20, तो 15,000 गुना 100 में से 20 घटेगा 80/100, कितना हो गया 15 से और एक सुना यहाँ सुना यानी 12,000 रुपये। 12,000 रुपये में खरीदा गया। अब क्रय मूल्य तो निकल गया कितना 12,000 रुपया। अब 10% लाभ प्रतिशत बराबर कितना है 10%, तो विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला समझते हैं, क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ दर बटा 100। तो 12,000 रुपया क्रय मूल्य गुना 100 में कितना जोड़ देंगे, सॉरी 10% नहीं 15% लाभ है तो 100 में 15 जोड़ देंगे और बटा 100 कर देंगे, तो कितना हो गया 12,000 गुना 115/100 कट गया, तो 120 गुना 115
कितना होगा, जानते हैं 115 गुना 120, 5 दूना 10, 11 दूनी 22, 23 और 1 1 5 0 5 3 8, 13,800 रुपया। यानी विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 13,800 रुपया। ठीक है, 5 दूना 10, 23, 0 5 3 8, ठीक है 13,800 रुपया। यानी घर में कितना बचेंगे, 13,800 में 15,000 उसका लिखा हुआ था, अंकित मूल्य था, 20% छूट से उसको खरीदा कितना में, 1200 में, फिर 15% लाभ से उसको कितना बचेंगे, 13,800 में। ठीक है, अगला प्रश्न है 7वां मैनिपुलेशन से है, क्षेत्रमिति से। किसी वर्ग की परिमिति 180 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की परिमिति कितना है, 180 सेंटीमीटर है। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा और विकर्ण क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण क्या होगा, यह प्रश्न है। देखोगे सॉल्यूशन, वर्ग का परिमिति बराबर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, यानी P बराबर 180 सेंटीमीटर। तो पहले भुजा निकालेंगे। भुजा बराबर कितना होगा, परिमिति बटा 4, तो 180 में 4 से भागा देंगे, कितना होगा, 4 चौके 16 से बचेगा 2, 4 5 20, यानी 45 सेंटीमीटर इसका भुजा निकल जाए। तो क्षेत्रफल डायरेक्ट बन जाएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 45 का स्क्वायर कितना होगा, 25 और 4 5 20, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 45 का स्क्वायर निकालने के लिए हम बता रहे हैं सीधे सेम पर है, तो 20 25 अपने लिखेंगे, आगे का एक बार पढ़ के अधिक 4 है तो 4 5 20। ये इसी तरह विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा, तो √2 गुना 45, यानी कि 45 √2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 7वां। 8वां, प्रश्न है त्रिभुज से। त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकालने के लिए है। प्रश्न है किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 5 मीटर, 12 मीटर एंड 13 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एंड परिमिति बताएं। डालते हैं देखते हैं त्रिभुज कैसा है। त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कितना है, एक 5 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर। सबसे पहले तो हम पहली विधि देखते हैं। पहली विधि, ये 3 भुजा है। ए बराबर कितना है, 5 मीटर, बी बराबर कितना है, 12 मीटर एंड सी बराबर है 13 मीटर। तो पहले परिमिति कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी 5 + 12 + 13, 13 12 25, 5 30,
सेंटीमीटर। तो पहले एस होता है एस बराबर पी बाई टू। एस बराबर कितना होता है, यानी अर्ध परिमिति, तो पी बाई टू यानी 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। तो हीरोन सूत्र है, हीरोन सूत्र से हम निकाल रहे हैं, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो √अंडर एस कितना है 15, फिर 15 में से कितना घट जाएगा एक बार 5, फिर 15 में से 12 घटेगा, फिर 15 में से 13 घटेगा। तो 15 में से 5 घटेगा 10 आएगा, 15 में से 12 घटेगा 3 बचेगा, 15 में से 13 घटेगा तो 2 बचेगा। अब इसको हम हल करते हैं, 15 को लिख देंगे 5 गुना 3, 5 गुने 2 गुना 3 गुना 2। अब 5 2 बार है निकल गया बाहर, 3 2 बार है निकल गया बाहर, 2 भी 2 बार है निकल गया बाहर, यानी 15 दूना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया क्षेत्रफल। परिमिति भी 30 सेंटीमीटर था और क्षेत्रफल भी 30 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, दोनों परिमिति बराबर भी 30 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बराबर भी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरी विधि देखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे चूंकि बड़ी भुजा कितना है 13। दूसरी विधि देखिएगा, दूसरी विधि बड़ी भुजा का वर्ग बराबर कितना है 13 का वर्ग यानी 169 सेंटीमीटर। अन्य भुजा छोटी भुजा 5 स्क्वायर जोड़ 12, एगो 5 है एक 12 है, तो दोनों का स्क्वायर करके देखते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर 144, ये भी जोड़ के आ जाता है 169। अतः यह समकोण त्रिभुज है, अतः यह समकोण त्रिभुज है जिसकी बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगा, शेष दो भुजा ये हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार ये तो कर्ण ही हो गया, आधार 12 और ऊंचाई रह गया 5, तो कट गया 6, तो 6 बचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये भी क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से पाइथागोरस प्रमेय के अनुकूल हम देख लिए कि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। दोनों विधि से हम देखेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 8वां। 9 अब आगे चलते हैं। 9वां भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था आप लोगों को। 9वां भी सेम ऐसा क्वेश्चन था कि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 40, 30 और 50 मीटर है। ये था 40 मीटर में है और इसके पहले सेंटीमीटर में था, इसके पहले सेंटीमीटर में था। ये है 40 मीटर, 30 मीटर और ये है 50 मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा? ये भी सेम ऐसा ही है, सेम यही प्रश्न है, सिर्फ इसमें आंकिक मानों को अंतर दिया हुआ है, तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी हम बताते हैं। सेम ऐसा ही है। पहली विधि तो हम देख लेते हैं, ये पाइथागोरस विधि से ही। ये है 40 मीटर, ये है 30 मीटर और ये है 50 मीटर। चूँकि 50 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2500 मीटर स्क्वायर। और दूसरा देखते हैं 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 प्लस 40 का स्क्वायर 1600, यानी ये भी 2500 हो गया। पहले तो लिखेंगे अतः यह समकोण त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। हाफ गुना आधार कितना है 40, ऊंचाई कितना है 30, कट गया 20 बार, तो 20 दिया 600 मीटर स्क्वायर। पहली विधि से हो गया। दूसरी विधि हम देख रहे हैं, ए बराबर कितना है 30 मीटर, बी बराबर 40 मीटर, सी बराबर 50 मीटर। तो पहले बी निकालते हैं। परिमिति बराबर 30 प्लस 40 प्लस 50, तीनों भुजाओं का योग, तो 40 30 70 और 50 120 मीटर। तो अर्ध परिमिति कितना होगा p/2 यानी 120/2 यानी कि 60 मीटर। तो हीरोन सूत्र से हम इसको बता रहे हैं, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो S कितना है 60, फिर 60 में से घट जाएगा
30, फिर 60 में से 40, फिर 60 में से 50 घटेगा। तो 60 में से 30 घटेगा, बचेगा 30, 60 में से 40 घटेगा 20, 60 में से 50 घटेगा 10। 60 को क्या लिखेंगे, 60 को लिखेंगे 30 गुना 2 सीधे, और 30 रहने देते हैं। 20 को लिखेंगे 10 गुना 2 और गुना 10 रहने देते हैं। 30 30 दो बार है, निकल गया बाहर, 2 2 निकल गया बाहर, और 10 10 भी है, 2 3 दूनी 6 पर 2 को 0। ये कितना हो गया, 600 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। ये हो गया आपका 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न था, 12 प्रश्न कुल दिए थे। अब चलते हैं 10वां। दसवां प्रश्न है 16,000 रुपया का 16,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, यह प्रश्न है। 16,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। इसको हम 2 तरीके से बनाएंगे। एक तो यदि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा कंपटीशन में तो जल्दी से बता देंगे फटाक से। रूल्स है, ट्रिक्स से किसी राशि का 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर होता है 1 वर्ष का ब्याज का ब्याज। तो पहले हम 16,000, मूलधन कितना है, मूलधन बराबर 16,000 रुपया, दर बराबर है 10% वार्षिक, और समय कितना है 2 वर्ष। तो हम पहले लिखते हैं 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो मूलधन गुणे समय 1 वर्ष, दर कितना है 10% बटे 100, तो कितना हो गया 1600 रुपया। और फिर ब्याज निकला 1600, फिर 1600 रुपया के बाद फिर 1600 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज, तो कितना होगा 1600 गुना समय 1 वर्ष, ब्याज तो वही 10% बटे 100, कितना हो गया बराबर 160 रुपया। डायरेक्ट बन गया, डायरेक्ट हम लिखेंगे 1600 गुना दर कितना है 10, तो हम सीधे इसको लिखेंगे 10 है ना, 1600 गुने 10 बटा 100 करेंगे, फिर गुना 10 बटे 100 करके ही बनाते हैं प्रश्न। तो 1 0 से 1 0 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 आ गया 16। डायरेक्ट हम आंसर बना देंगे 160 रुपया आंसर। ये तो पहली विधि से था, विस्तार में बनाने के लिए रहेगा, तो हम देखते हैं। लॉन्ग प्रोसेस से दूसरी विधि, सिमुलतला में यदि बनाने के लिए रहेगा तो पहली विधि से काम नहीं चलेगा। मूलधन बराबर कितना है 16,000 रुपया, दर बराबर है 10% वार्षिक, समय बराबर 2 वर्ष। तो पहले लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यानी कितना मूलधन हो गया 16,000
गुने समय हो गया 2 वर्ष गुना 10% बटे 100। ये 100 लिखते हैं वही प्रतिशत को हटाने के लिए, यानी कितना हो गया 16 दूना 32, 100 रुपया। ये साधारण ब्याज कितना हो गया 16,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया 32, 100 रुपया, 32। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पर पावर समय है ना, होल कॉस्ट माइनस 1। तो P कितना है 16,000, 1 प्लस दर 10 बटे 100 पर पावर समय 2 माइनस 1, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा 16,000, 10 1 11, 11 बटे 2 पर पावर 11 बटे 10 है, सॉरी 11 बटे 10 पर पावर 2 माइनस 1, 16,000। 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 बटे 100 माइनस 1, यानी 16,000 गुना 100 घटेगा तो 121 माइनस 100 बटे 100, यानी 16,000 गुना 121 में से तो 21 बटा 100 कितना आ जाएगा। 21 को 16 से गुना करेंगे 6 6 दूनी 12, 21 6 3 3 3360 बराबर कितना हो गया 3360 रुपया। कितना हो गया 3360 रुपया, यानी SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो गया 3200 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 3360 रुपया, 3360 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अंतर घटा देना है तो 160 रुपया। तो इस तरह से डिटेल में इसको बता दिए हम। अगला प्रश्न है 11वां, भी अंकगणित से क किसी काम को 20 दिन में करता है जबकि क और ख मिलकर के उसको 15 दिन में करता है, तो ख अकेले उस काम को आधा भाग को कितना दिन में करेगा। क किसी काम को 20 दिन में करता है जबकि क और ख मिलकर उसे 15 दिन में करता है, तो ख अकेले उस काम के आधा भाग को कितने दिन में करेगा। पहली विधि टिक्स विधि से बनाते हैं। पहली विधि क किसी काम को कितना दिन में करता है 20 दिन में, क कितना दिन में 20 दिन में, क प्लस ख कितना दिन में 15 दिन में, तो ख पूरा काम को कितना दिन में, ख को पूरा काम करने में लगा समय बराबर 20 गुना 15 बटे 20 माइनस 15, ये होगा। ये दोनों गुना करेंगे फिर इतना से इतना घट जाएगा, तो कितना होगा 20 गुना 15 बटे 20 माइनस 15 है 5, यानी 60 दिन में ख पूरा काम करता है। तो इसलिए ख आधा काम करने में लगा समय, कुल काम 60 दिन में है तो आधा काम कितना दिन में करेगा 30 दिन, 30 दिन में करेगा। ये आप दूसरी विधि देखेंगे। दूसरी विधि क लिखेंगे क 20 दिन में एक काम करता है ना, चूंकि क 20 दिन में करता है इसलिए क एक दिन में कितना करेगा 1 बटे 20 भाग काम करेगा। इसी तरह फिर चूंकि क जोड़ ख 15 दिन में एक काम करता है, तो क प्लस ख मिलकर के एक दिन में कितना करेगा 1 बटे 15 भाग करेगा।
अब दोनों मिलकर के क ख मिलकर के 1/15 भाग किया काम के दिन में, और क अकेले उसमें 1/20 भाग काम किया है। इसलिए ख का एक दिन का काम दोनों मिलकर के 1/15 भाग काम किया था, उसमें से क अकेले 1/20 भाग काम किया। तो देखते हैं ख का एक दिन का काम कितना हुआ। तो 15 और 20 का एलसीएम हो गया 30, 15 दूना 30 भाग फल 2, 2 गुना 1 2, 15 और 30 का एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम होगा 60। तो 15 चौके 60 भागफल हो गया 4, और 20 तिहाई 60 तो भागफल हो गया 3, यानी 1/60 भाग काम हो गया। अब लिखेंगे चूँकि ख 1/60 भाग काम कितना दिन में करता है, एक दिन में करता है ना। तो ख एक काम कितने दिन में करेगा, 1/1/60 नीचे वाला चलेगा ऊपर, यानी 60 दिन में करेगा। तो फिर 1/2 भाग काम करना है, पूरा काम नहीं करना था। तो कितना होगा 60 गुना 1/2, यानी कितना दिन में करेगा, 30 दिन आया। ये भी निकल गया। इस तरह से भी हम विस्तार से बता दिए कि ख आधा काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। ये था 11वां प्रश्न। और अब आज का अंतिम प्रश्न 12वां प्रश्न जो आपको दिए हैं वो है, लिख देते हैं, बहुत ही हल्का प्रश्न है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले तो हम जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है दिए गए संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। औसत या माध्य एक ही चीज हो गया। औसत बराबर क्या होगा, औसत यदि निकालने के लिए है तो दिए गए सभी संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या जो रहता है वो होता है। तो यही बनाना है। तो इसके अनुकूल सभी 10 अभाज्य संख्या, तो प्रथम अभाज्य संख्या होता है 2, 3, फिर उसके बाद फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होता 11, फिर 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद 29। देखते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। और बटा कुल संख्या कितना है 10। जोड़ के कितना आएगा, जोड़ लेते हैं हम। 9 3 12, 9 21, 7 28, 3 31 32, और 7 32, 7 39, 5 44, 3 47, 48 49, 88 4, 2 6 2 8 9 10 11 12, 129/10, यानी कितना हो गया, औसत निकल गया 129/10। इसको हम 12 पूर्णांक 9/10 कर सकते हैं, या सीधे एक अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, तो 12.9 यही आंसर होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 12.9। इस तरह से हम आप सभी को आज जो हम 25 तारीख को जो 10 प्रश्न दिए थे, 12 प्रश्न, उसमें हम सभी प्रश्नों को हम आंसर बताएं। मिला लीजिए सभी प्रश्न, और इन 12 प्रश्न में आपको कितना सही हुआ कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे ज़रूर करेंगे कि 12 में कितने प्रश्न आपको पूर्णतः सही हुआ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, गुड बाय।